शरीर पर बने दांतों के निशान किसी साधारण सांप के नहीं हैं। उसके मुताबिक ये निशान टाइटन पाइथन के हैं, जिसकी लंबाई करीब 15 मीटर तक हो सकती है और ऐसे सांप सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, स्नेक आइलैंड पर। शेन का मानना था कि अब देर नहीं करनी चाहिए। उसने संगठन की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सरकार से स्नेक आइलैंड को नेचर रिजर्व घोषित करने की अपील करने की बात कही, लेकिन वहीं मौजूद एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिवीजन की सीनियर अधिकारी जाओ ने उसकी बात काट दी। उसका कहना था कि इंटरनेशनल स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक इस तरह के विशाल सांप धरती से लगभग 58 साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। शेन ने बहस करने के बजाय सबूत सामने रख दिया। उसने बामियान के कैमरे से रिकॉर्ड की गई आखिरी वीडियो चलाई। वीडियो में साफ तौर पर उस विशाल टाइटन पाइथन की झलक दिखाई दे रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई, कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। अब हालात बदल चुके थे। सबने फैसला किया कि जाओ खुद शेन के साथ स्नेक आइलैंड जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन रवाना होने से पहले जाओ को एक और चौंकाने वाली बात पता चली। शेन सिर्फ एक स्नेक रेस्क्यूअर नहीं था, वो पहले फौज में रह चुका था और साथ ही उसे स्नेक किंग के वंशज के रूप में भी जाना जाता था। उधर दूसरी तरफ कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का मालिक पैन 4 वीरान द्वीपों को टूरिज्म प्रोजेक्ट में बदलने की तैयारी कर चुका था। इन्हीं द्वीपों में स्नेक आइलैंड भी शामिल था। पैन इस प्रोजेक्ट में पहले ही भारी पैसा लगा चुका था और अब वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी मकसद से वो जिन नाम के एक शख्स से मिलने पहुंचा, जो ब्लैक मार्केट में सांपों को पकड़कर बेचने के लिए जाना जाता था। पैन को पता था कि अगर इस टापू से सांपों का खात्मा करना है तो उसे जिन जैसे लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। पैन ने जिन के सामने सोने की कुछ ईंटें रखी और साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में शेन को रोका जाना चाहिए। अगर शेन ने ये साबित कर दिया कि उस टापू पर सच में टाइटन पाइथन मौजूद है तो उसके पूरे टूरिज्म प्रोजेक्ट में लगाया गया पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। जिन ने बिना ज्यादा सोचे जवाब दिया कि वो ऐसी हालत पैदा ही नहीं होने देगा। अगले ही दिन शेन, जाओ और उनका दोस्त माफिन एक नाव के जरिए उसी खतरनाक टापू की तरफ निकल पड़े। सफर के दौरान शेन ने दूरबीन से आसपास का जायजा लिया तो उसकी नजर दूर एक दूसरी नाव पर पड़ी। ध्यान से देखने पर उसे जिन अपने गुंडों के साथ उसी दिशा में जाता दिखाई दिया। उसी पल शेन समझ गया कि जिन और पैन के बीच डील हो चुकी है। टापू पर पहुंचते ही जिन ने अपने आदमियों से वहां रुकने का पूरा इंतजाम करवाया और तुरंत टाइटन पाइथन को पकड़ने की योजना बनाने लगा। सब कुछ उनके कंट्रोल में लग रहा था, लेकिन तभी हालात बदलने लगे। जिनका आदमी मुताऊ थोड़ी दूरी पर शौच के लिए गया था, वहीं पास में बंधा उसका कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अगले ही पल कुत्ता अपनी रस्सी तोड़कर उन्हीं झाड़ियों में भाग गया और फिर वापस नहीं लौटा। ये देखकर मुताऊ के दिल में डर बैठ गया, लेकिन असली खौफ तब सामने आया जब उसने महसूस किया कि कोई बेहद भारी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद मुताऊ लड़खड़ाता हुआ वापस टेंट्स की तरफ पहुंचा। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। उसी वक्त उसके पीछे से एक विशाल कोबरा भी बाहर निकल आया। वही कोबरा मुताऊ की इस हालत की वजह था। कोबरा को देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई और सब लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी वो कोबरा एक आदमी के सामने फन फैलाकर रुक गया। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि अगर वो आदमी जरा भी हिलता तो उसकी मौत तय थी। तभी पास के एक टेंट से एक लड़की और 2 आदमी बाहर निकले जो आपस में भाई बहन थे। हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, उन्होंने फैसला खेल के जरिए करने का किया। उन्होंने रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू किया और तय हुआ कि जो जीतेगा वही उस विशाल कोबरा को पकड़ेगा। ये खेल हॉन्ग नाम के आदमी ने जीत लिया। हॉन्ग इस काम में इतना माहिर था कि उसने बिना वक्त गंवाए कोबरा को काबू में किया और कुछ ही सेकंड में उसे एक बैग में बंद कर दिया। इसके बाद उसने वो बैग जाकर सीधे जिन को सौंप दिया। इसी दौरान शेन भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंच गया। आते ही उसने जिन से साफ कहा कि उस कोबरा को तुरंत छोड़ दिया जाए। बातों बातों में माहौल गर्म हो गया। थोड़ी बहस के बाद जिन ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर शेन उसकी पकड़ से वो कोबरा वाला बैग छीन ले तो वो उसे ले जा सकता है। अगले ही पल हालात हाथापाई तक पहुंच गए। शेन का फौजी बैकग्राउंड यहाँ साफ नजर आ रहा था। उसकी चालें तेज और सटीक थीं। कुछ ही पलों में उसने जिन को काबू में कर लिया और कोबरा वाला बैग अपने हाथ में ले लिया। अपने बॉस को हारता देख जिन के गुंडों ने तुरंत शेन, माफिन और जाओ पर हथियार तान दिए। माहौल पल भर में और खतरनाक हो गया, लेकिन जिन ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने सबको पीछे हटने का इशारा किया। भले ही वो ये लड़ाई हार चुका था, लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि असली खेल अभी बाकी है। उधर शेन और उसके साथी उस कोबरा
को सुरक्षित तरीके से आजाद कर देते हैं। इसके बाद वो पूरे इलाके में घूम घूम कर टाइटन पाइथन की मौजूदगी के सबूत इकट्ठा करने लगते हैं। देखते ही देखते रात गहरी हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। तेज बारिश से बचने के लिए शेन उन्हें उस पुराने कॉटेज में ले जाता है जिसे कभी उसके दादाजी ने अपने हाथों से बनाया था। ये जगह अब सुनसान थी और जंगल के बीच बिल्कुल अलग थलग खड़ी थी। जैसे ही वो लोग कॉटेज के अंदर कदम रखते हैं, हवा में सड़ी हुई मछली जैसी तेज बदबू फैल जाती है। इस बदबू ने शेन को चौकन्ना कर दिया। उसे अंदेशा हो गया कि शायद टाइटन पाइथन हाल ही में यहाँ से गुजरा है। तीनों सावधानी से कॉटेज का मुआयना ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर एक कोने पर पड़ी। वहाँ एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। ये दृश्य देखते ही माफिन और जाओ की हालत खराब हो गई। डर और सन्नाटे ने पूरे कॉटेज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब शेन ने उस लाश को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो किसी और की नहीं बल्कि बामियान के दोस्त अर्बिन की लाश थी। शरीर की हालत देखकर जाओ ने तुरंत बता दिया कि उसकी मौत किसी आम हमले से नहीं हुई बल्कि उसे जिंदा निगला गया था। ये साफ तौर पर सांप का काम था। शेन ने तय किया कि जैसे ही नेटवर्क मिलेगा वो पुलिस को अर्बिन की लाश के बारे में सूचना देगा ताकि उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। इसके बाद कॉटेज की दीवार पर उनकी नजर पड़ी जहाँ एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। तीनों ने मिलकर उस छेद के सामने भारी सामान लगा दिया ताकि कोई भी सांप अंदर न घुस सके। थोड़ी देर बाद जाओ कपड़े बदलने चली गई और शेन सबके लिए खाना बनाने लगा। लेकिन कपड़े बदलते वक्त जाओ को अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। उसने आसपास नजर दौड़ाई मगर कुछ दिखाई नहीं दिया। डर को नजरअंदाज करते हुए वो वापस शेन और माफिन के पास आ गई। खाने के बाद माफिन को शेन के दादाजी के एक पुराने संदूक से एक तस्वीर मिली। उस तस्वीर में साफ तौर पर टाइटन पाइथन दिखाई दे रहा था। उधर शेन और जाओ को फिर से किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। जब शेन ने दरवाजा खोलना चाहा तो पता चला कि दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। उसी वक्त माफिन की नजर अर्बिन की लाश पर डाले कपड़े पर गई। उसके नीचे कुछ हिल रहा था। डर के मारे उसकी आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। शेन ने हिम्मत करके कपड़ा हटाया तो नीचे एक जहरीला सांप फुफकार रहा था। शेन ने तुरंत उसे पकड़कर दूर फेंक दिया लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। दूसरे ही पल एक और सांप ने माफिन को काट लिया। हालात हाथ से निकलते देख शेन ने आग का इस्तेमाल किया और दोनों सांपों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने बैग से जहर का एंटीडोट निकाला ताकि माफिन को बचाया जा सके। लेकिन तभी छुपे हुए जिन के आदमी ने पीछे से आकर शेन को इंजेक्शन मार दिया। कुछ ही सेकंड में शेन का शरीर सुन्न होने लगा। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसी पल दोनों जहरीले सांप फिर से उनकी तरफ बढ़ने लगे। उधर बाहर जिनका ही एक आदमी जाओ को जबरदस्ती खींचकर कॉटेज से बाहर ले आया। उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो जाओ के साथ कुछ गलत करने ही वाला था कि तभी झाड़ियों के पीछे से टाइटन पाइथन निकला। एक ही पल में उस आदमी को अपनी पकड़ में लिया और घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। जाओ किसी तरह उसकी पकड़ से छूट गई। घबराई हुई जाओ भागकर वापस कॉटेज के अंदर आई। शेन और माफिन की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया लेकिन शेन ने मुश्किल से उसे एंटीडोट की तरफ इशारा किया। बिना वक्त गंवाए जाओ ने दोनों को एंटीडोट दे दिया और उनकी जान बच गई। अगली सुबह हालात थोड़े संभले। तीनों फिर से टाइटन पाइथन को ढूंढने के लिए निकल पड़े। तलाश के दौरान उन्हें एक पेड़ से लटकी हुई एक बड़ी सांप की केंचुली मिली। ये साफ सबूत था कि टाइटन पाइथन इसी टापू पर मौजूद है। हालांकि शेन जानता था कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। सच साबित करने के लिए उन्हें अभी और भी ठोस सबूत इकट्ठा करने थे। इसी दौरान उनकी नजर पास ही जमीन पर पड़े योंग पर पड़ी। उसकी हालत बेहद खराब थी जैसे उसकी जान किसी भी पल निकल सकती हो। शेन ने बिना देर किए अपना एंटीडोट निकाला और उसे दे दिया। कुछ ही देर में योंग की सांसें संभलने लगीं और उसकी जान बच गई। लेकिन तभी जाओ की नजर योंग के शरीर पर लगे एक अजीब से लिक्विड पर गई। उसे समझते देर नहीं लगी। ये निशान टाइटन पाइथन के थे और इसका मतलब साफ था कि वो अब अंडे देने के बेहद करीब है या शायद दे भी चुकी है। इसके बाद वो लोग योंग को सहारा देकर जिनके पास ले आए। वहाँ मौजूद लोगों को पहले लगा कि योंग की ये हालत शेन की वजह से हुई है। माहौल तनावपूर्ण हो गया लेकिन तभी योंग को होश आया और उसने साफ शब्दों में बता दिया कि उस पर हमला शेन ने नहीं बल्कि टाइटन पाइथन ने किया था। सच्चाई सामने आते ही जिनका रवैया बदल गया। अपने भाई की जान बचने पर उसने शेन को ढेर सारा सोना देने की पेशकश की लेकिन शेन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने योंग की जान पैसों के लिए नहीं बचाई। शेन ने जिनसे कहा कि अगर वो सच में एहसान मानता है तो सारे पकड़े हुए सांपों को आजाद कर दें और इस टापू को छोड़ दें। लेकिन जिन किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी बहस के बाद शेन ने एक और रास्ता सुझाया। उसने कहा कि अगर जिन उसे कीमत चुकाना ही चाहता है तो बदले में उसे एक गाड़ी दे दे। थोड़ी देर सोचने के बाद जिन मान गया। उसने शेन को गाड़ी दे दी। इसके बाद शेन, जाओ और माफिन वहां से निकल पड़े। गाड़ी में जाते वक्त जाओ ने चिंता भरे लहजे में कहा कि उसके हिसाब से टाइटन पाइथन अब तक अंडे दे चुकी होगी। अगर वो अंडे जिनके हाथ लग गए तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। पाइथन के बच्चों के बचने के चांस वैसे ही बहुत कम होते हैं। उसने साफ कहा
कि उन्हें वो अंडे अपने साथ ले जाने होंगे। इस टापू पर टाइटन पाइथन की मौजूदगी साबित करने के लिए इससे बड़ा और ठोस सबूत कोई हो ही नहीं सकता। चलती गाड़ी में शेन ने आखिरकार जाओ को अपनी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि वो स्नेक किंग फैमिली का वंशज है और सांपों की हिफाजत करना ही उसका असली मकसद रहा है। उसके दादाजी हमेशा कहते थे कि टाइटन पाइथन आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन शेन ने कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। बामियान की मौत के बाद जब उसने उस पाइथन की रिकॉर्डिंग देखी, तब उसे अपने दादाजी की बातों पर यकीन हो गया। शेन ने साफ कहा कि वो चाहता है सरकार इस टापू को नेचर रिजर्व घोषित करे ताकि लालच में आकर लोग यहाँ न आए और अपनी जान न गंवाएं।